हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एज़ यू ऑल नो, कल DSSB का भी एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है 2022 का। एंड यू मे सी द PGT फिज़िक्स एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ अप्रैल में हमारा PGT फिज़िक्स का एग्ज़ाम हो सकता है, DSSB का भी। और उसके अगर लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स को हम एनालाइज करें, उसमें 200 मार्क्स की हमारी फिज़िक्स आती है। और उन 200 मार्क्स में न्यूमेरिकल सेक्शन भी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन दैट पेपर इज़ नॉट ओनली अप टू 12th क्लास, वो उसमें जो सिलेबस है वो BSc लेवल तक का भी आया हुआ है, MSc का भी कुछ लैग्रेंजियन वगैरह आए हुए हैं। तो हमें BSc और MSc के भी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने पड़ेंगे। तो वो हम 1 बाय 1 टॉपिक वाइज यहाँ डिटेल से सब कवर करेंगे। फ़िलहाल हमने यूनिट एंड डायमेंशंस एक कर लिया है, एंड सेकंड काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट कर रखी है। काइनेमेटिक्स की भी थ्योरी प्लस ये आज प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं हम। एक प्रैक्टिस सेट हमने कल किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी वीडियो मिस ना करें, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का मैसेज आप तक आता रहे। So not taking so much time, we are going to start practice set 2 today. So here is our first question. Water drop falls at regular intervals from a roof. Roof से water drops fall हो रही हैं. At an instant when a drop is about to leave the roof, the separation between 3 successive drops below the roof are in the ratio. हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो। सपोज ये रूफ है हमारे पास, ये रूफ है, ठीक है। 1 2 3, एक ड्रॉप यहाँ पर है। एक मैं इसको अलग सेपरेट पेज पे करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो क्या है, गिवन है हमें, ये रूफ है हमारे पास और 1 2 3 ये इसके बीच का ये फर्स्ट ड्रॉप है। इसके ये डिस्टेंस D1 हमने लिया है, ये D2 लिया है, ये डिस्टेंस हमने D3 लिया है। 1 बाय 1 ये जो ड्रॉप्स हैं ये रूफ से फॉल कर रही है। जैसे ही एक ड्रॉप जो है वो रूफ को लीव करने वाली होती है, रूफ को छोड़ने वाली होती है, ठीक है, तो अगली ड्रॉप गिरती है। तो इसमें सेपरेशन बतवाना है 3 सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच में कितना सेपरेशन आएगा, यानी कि D1 रेशो D2 रेशो D3 यहाँ हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो 3 ड्रॉप्स हैं इनके बीच में, सक्सेसिव ड्रॉप्स के बीच में कितना सेपरेशन है, ठीक है। अब सपोज ये जो फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है। सपोज ये जो फर्स्ट ड्रॉप हमारे पास गिरी है, ये इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम T लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम इसको T लगा, यहाँ से यहाँ फिर T टाइम लगा, यहाँ से यहाँ फिर T टाइम लगा। तो जो फर्स्ट वाली ड्रॉप है उसको टोटल टाइम कितना लग गया, 3T। ऐसी सेकंड वाली को कितना लगेगा, 2T। और थर्ड वाली को कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, T टाइम। फर्स्ट वाली ने डिस्टेंस कितना कवर किया है, S1। सेकेंड वाली ने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक, S2। और थर्ड वाली ने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, S3। इज इट क्लियर।
तो अब जो फर्स्ट वाली ने डिस्टेंस इनिशियली तो वो ड्रॉप रेस्ट पे थी, रेस्ट से आ रही है, तो अगर हम S1 निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, इनिशियली रेस्ट पे थी तो u0 हाफ, एक्सेलरेशन यहाँ नीचे ड्रॉप ग्रेविटी के अंडर फॉल कर रही है तो g, और t1 स्क्वायर, फर्स्ट वाली को फॉल करने में टाइम कितना लग रहा है t, तो t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली S2 क्या आ जाएगा, हाफ g 2t स्क्वायर, यहाँ टाइम क्या है 2t है सेकेंड ड्रॉप के लिए, तो क्या आएगा 2t स्क्वायर, यानी कि 4t स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली S3 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ g 3t है, थर्ड ड्रॉप के लिए 3t टाइम था, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9t स्क्वायर। ठीक है, S1 S2 S3 हमारे पास आ गए। अब देखो D1 तो S1 के इक्वल ही है, देखो यहाँ से D1 और S1 इक्वल है, और S2 अगर हम निकालें तो S2 क्या आएगा, D2 अगर हम निकालें तो D2 क्या आएगा, S2 में से S1 माइनस कर देंगे, हमारे पास D2 आ जाएगा। ठीक है, और D3 हमारे पास कैसे आएगा, S3 में से S2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास D3 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो D1 है हमारे पास वो तो S1 के इक्वल है, D1 हमारे पास क्या है, हाफ GT स्क्वायर S1 के इक्वल आ जाएगा। D2 निकालेंगे तो क्या आएगा, S2 वाले में से S1 को माइनस कर देंगे, एक बार दोबारा शो कर देती हूँ मैं, देखो यहाँ पे D2 निकालना है हमें, तो D2 क्या आएगा, ये S2 वाले में से S1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास D2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास D2 क्या आ गया, S2 में से S1 वाले को माइनस कर दो, इट विल बी हाफ g 4t माइनस 4t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर। और सिमिलरली वी विल कैलकुलेट D3, D3 हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ g, D3 में क्या करना है, S3 माइनस S2, S3 माइनस S2 करेंगे तो D3 आ जाएगा हमारे पास, तो 90 माइनस 4t स्क्वायर, 90 स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 5t स्क्वायर। इज इट क्लियर। और D1 D2 D3 की हमें रेशो कैलकुलेट करनी थी, D1 D2 D3 की रेशो ही हमें कैलकुलेट करनी थी, तो D1 क्या आ जाएगा, D1 रेशो D2 रेशो D3 क्या आ जाएगा, हाफ GT स्क्वायर, किसमें आगे देखो हाफ g तो तीनों में कॉमन है, कैंसल आउट हो जाएगा, t स्क्वायर भी कॉमन कैंसल आउट हो जाएगा, तीनों में है, तो क्या आएगा 1:3:5। तो वो जो रूफ से गिर रही हैं ड्रॉप्स, उनके बीच में सेपरेशन जो है वो किस रेशो में आएगा, 1:3:5 में वो सेपरेशन आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। इज इट क्लियर। तो किया क्या हमने, देखो ये रूफ है, यहाँ से ड्रॉप्स गिर रही हैं 1 बाय 1, तो फर्स्ट ड्रॉप को जितना टाइम लग रहा है गिरने में वो t है, सेकंड वाले को कितना, फर्स्ट वाली यहाँ तक 3 पॉइंट तक आने में t मूव कर रही है, तो यहाँ नीचे तक आने में उसको 3t टाइम लगेगा। सिमिलरली सेकंड वाले को 2t और ऊपर वाले को t टाइम लगेगा। इनके बीच का डिस्टेंस हमने D1 D2 D3 लेट कर लिया। और रूफ से डिस्टेंस जो है, रूफ से कितना वो नीचे आई है, तो थर्ड वाली S1 नीचे आई है, सेकंड वाली S2 नीचे आई है, फर्स्ट वाली S1 नीचे आई है, S3 नीचे आई है। तो D1 और S1 तो सेम है, D2 निकालेंगे कैसे, S2 माइनस S1 करके, और D3 निकालेंगे S3 माइनस S2 करके, बाद में इन तीनों की रेशो निकाल देंगे। और S1 S2 और S3 हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द फॉर्म इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जहाँ पे u हमारा 0 हो जाएगा, और ऐसे हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। Our next question is 3 particles A, B and C are thrown from the top of a tower with the same speed. A is thrown straight up, B is thrown straight down and C is thrown horizontally. They hit the ground with speed VA, VB, VC.
रिस्पेक्टिवली। तो क्या ये इक्वल है वेलोसिटीज, ज़्यादा है कम है, क्या रिलेशन आएगा इनके बीच में, दिस वी हैव टू टेल। सो सपोज हम ऊपर को फेंक रहे हैं, ऊपर को फेंक रहे हैं तो देखो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, जब हम ऊपर की हम नीचे से कुछ वेलोसिटी देके फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इनिशियली हमने वेलोसिटी यू दी हुई है इसे, ठीक है, तो क्या हुआ, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। एक मिनट, इसमें क्या कहा है, 3 पार्टिकल्स आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद द सेम स्पीड, ए इज थ्रोन स्ट्रेट अप। तो फाइनल वेलोसिटी नीचे तक की पूछी है उससे, जब वो हिट करेंगे ग्राउंड को, तो हम वी ए लेंगे यहाँ पे। फाइनल वेलोसिटी इनिशियली यू थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास, वी ए आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। सिमिलरली वी भी वही आएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो सेम है। ठीक है, तो नीचे को आते हुए वही हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। इज इट क्लियर? तो इन दोनों का तो सेम केस हो गया। अब एक हम ऐसे फेंक रहे हैं टॉप ऑफ द टावर से, एक ऐसे फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है, तो वो क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ लेगा। अब उसकी यहाँ पे वेलोसिटी वी सी कितनी होगी, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक्स की डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है और वाई की डायरेक्शन में कितनी है ये, तो वी वाई फाइनल क्या निकलेगी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो ज़ीरो था, इनिशियली वाई की डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी थी नहीं, हमने एक्स की डायरेक्शन में दी थी यू वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन क्या है जी और क्या है टी। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, वी वाई क्या आ जाएगा हमारे पास जी टी, और वी एक्स हमारे पास क्या है यू है, तो वी सी क्या आ जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पे ये लगाओ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी वाई की डायरेक्शन में कितनी बनेगी, इनिशियल वाई की डायरेक्शन में ज़ीरो थी, तो 2g, और वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करके आ रही है h, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2gh। तो ये तीनों वेलोसिटीज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इसलिए नहीं लगाया क्योंकि टी हमें नॉन नहीं था, टी हमने यहाँ कहीं यूज़ भी नहीं किया, बात भी नहीं की टाइम की, तो हम ये वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए विल बी राइट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a balloon start rising from ground with an acceleration of 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ऊपर जा रहा है वो, ऊपर को उसकी एक्सेलरेशन है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 8 सेकेंड के बाद अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द बैलून। द स्टोन विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर होगी उसकी, रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, बीइंग टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो, एक बैलून है, एक बैलून है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन है जिससे ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो
देखो फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, रेस्ट से शुरू हुआ था। एक्सेलरेशन 1.25 है और टाइम कितना है, 8 सेकेंड दिया हुआ है आई थिंक क्वेश्चन में। हाँ 8 सेकेंड में पूछा है, तो 8 सेकेंड में क्या होगा इसका, 1.25 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल ली, 10 मीटर पर सेकेंड आई हमारे पास। और ये कितनी हाइट तक गया ये भी देख लेते हैं। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। ठीक है, तो s इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में ये चल रहा है, नहीं एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन हमें गिवन है 1.25, उससे ऊपर को जा रहा है। टी स्क्वायर, टी हमें 8 गिवन है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 1.25 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर यानी कि 64, तो इट विल बी कम आउट टू बी 80 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 40। तो 40 मीटर हमारे पास ऐसा आ रहा है, यानी कि जो बैलून है वो 40 मीटर ऊपर को गया है। अब देखो बैलून गया 40 मीटर ऊपर को, उसके बाद क्या हुआ, सपोज ये बैलून जा रहा है ऐसे ऊपर को, यहाँ पे इसके ऊपर क्या है फिर एक स्टोन रखा हुआ है और कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो स्टोन को रिलीज़ करते हैं। अब स्टोन के पास वेलोसिटी कितनी होगी, बैलून ऊपर को जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो स्टोन के पास कितनी वेलोसिटी होगी, 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ स्टोन के पास भी वेलोसिटी होगी और वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, और ऊपर जाके कहीं ना कहीं वो स्टोन स्टॉप करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे जाके 0 हो जाएगी। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इनिशियली 10 का स्क्वायर है इज इक्वल टू 2। अब वो उस पर नीचे की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और डिस्टेंस वो सपोज s ट्रेवल कर रहा है ऊपर की तरफ, जब हमने उसे इनिशियल वेलोसिटी 10 दी हुई है, तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड से, तो इट विल कम आउट टू बी 100 इज इक्वल टू 20 इंटू एस एंड एस विल कम आउट टू बी 5 मीटर। ठीक है, तो एस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। तो अब ये बैलून जो है, ये जो रिलीज़ किया है हमने, जो स्टोन रिलीज़ किया है वो 5 मीटर ऊपर जा रहा है। अगर 5 मीटर वो ऊपर जा रहा है तो वो 5 मीटर नीचे भी आएगा। ठीक है, और बैलून कहाँ तक पहुँच गया था 8 सेकंड में, 40 मीटर। 40 मीटर बैलून ने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो स्टोन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 5 + 5 10, तो ये हो गया, प्लस ये वाला डिस्टेंस 40, तो टोटल क्या हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, तो यानी कि जो स्टोन है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 40 मीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है हैव अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट होगी, गलत है क्योंकि 50 मीटर की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, 50 मीटर का डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और वो हमारे पास यहाँ पे कितना आया था, देखो ये डिस्टेंस हमारे पास कितना आया है 40, ये इनिशियल पॉइंट,
ये फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 40 मीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितनी है, 40 मीटर है। तो सेकंड ऑप्शन गलत है। रीच द ग्राउंड इन टाइम टी, उसको ग्राउंड तक आने में टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। कितना दिया हुआ है, 4 सेकेंड टाइम लग रहा है। क्या ये ऑप्शन सही है, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। देखो जब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 40 आ रहा है। अगर हम जहाँ से रिलीज़ हो रहा है वो, उसको अगर हम 0 या रेफरेंस लेवल लें तो नीचे वाला जो आएगा वो नेगेटिव में आएगी डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन हमारी कौन सी है, अबव द ग्राउंड 40 मीटर, और फाइनल क्या है 0, तो 0 - 40 -40 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू यू टी। अब यू क्या आएगा, जो इनिशियल वेलोसिटी स्टोन के पास है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 इंटू टी हाफ जी टी स्क्वायर। जी आएगा हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 10 ऊपर की तरफ जा रहा है वो पहले, तो माइनस ले लिया हमने, माइनस टी स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और टी स्क्वायर यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 विल बी 0। इसको फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास टाइम की दो वैल्यू आ गई, t इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू -2। तो t -2 तो पॉसिबल नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसका मतलब t की वैल्यू क्या आई है, 4 आई है। तो देखो रीच द ग्राउंड इन टाइम 4 सेकेंड, यहाँ पे ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और सी। डी ऑप्शन है बिगिन टू मूव डाउन आफ्टर बीइंग रिलीज, तो ये गलत है, पहले वो सीधा डाउन मूव करने नहीं लग जाएगा, पहले वो अप जाएगा, हाई पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, हायर पॉइंट पे, देन वो डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट करेगा। तो हेयर ऑप्शन ए एंड सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप vertically, reaches its highest point in time t1 and returns to ground in further time t2. The air resistance exerts a constant force on the particle opposite to the direction of motion. तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, एक पार्टिकल है, वो एक बार तो क्या कर रहा है, ऊपर को उसको थ्रो किया है हमने वर्टिकली, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस लेना है, वो नीचे को आ रहा है। जब वो ऊपर को जा रहा है तो उसकी जो वेट होगा वो तो नीचे को mg लगेगा, ठीक है। अब उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वो ऊपर को जा रहा है, तो उस पर जो एयर का फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। एयर की वजह से जो फोर्स है, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स है एयर की वजह से, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो फोर्स नीचे लगेगा। एक केस, सेकंड केस क्या बन रहा है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके नीचे की तरफ आ रहा है, अब उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, और उसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। सपोज ये जब ऊपर को जा रहा है तब टाइम क्या ले रहा है, ये t1 है, और इस वाले केस में टाइम t2 है। अब ये जो फर्स्ट वाला केस है जहाँ पे टाइम t1 है, यहाँ पे देखो जो नेट एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा आ रही है। एक्सेलरेशन अपर वाले जब ऊपर को जा रहा है उस वाले केस में ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू लोअर वाले में, क्योंकि इसमें लोअर वाले में दोनों अपोजिट साइड हैं तो कम होगी, यहाँ पे दोनों सेम साइड आ रही है ये तो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे टाइम कम लगेगा, यानी कि t1 विल बी लेस देन t2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीजेस अ बॉम्ब, एज द बॉम्ब ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन, it will always be vertically below the aeroplane, it will always be vertically below the aeroplane only if the aeroplane is flying horizontally। तो ये दो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो इसमें क्या कहा हुआ है,
ये एरोप्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जा रहा है, सपोज यू वेलोसिटी के साथ जा रहा है, ठीक है। और इससे एक बॉम्ब फेंकेंगे। अब बॉम्ब फेंकेंगे तो उसका वेट तो नीचे को लगेगा बॉम्ब का, सपोज ये बॉम्ब है, और उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वही उसके पास ही वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू। तो दोनों की में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, यू माइनस यू। अगर दोनों में रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो है तो अगर हम देखेंगे उसको तो वो एरोप्लेन के हमेशा नीचे की साइड ही रहेगा, इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन। तो ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारे पास कि इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन। इज इट क्लियर? Next is two particles are projected simultaneously in the same vertical plane from the same point। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, उनको इकट्ठे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं सेम वर्टिकल प्लेन में सेम पॉइंट से, लेकिन विद डिफरेंट स्पीड। दोनों की अलग अलग स्पीड है, एक को हम u1 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एक को u2 से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दो डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो द पाथ फॉलोड बाय वन एज सीन बाय अदर क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो ये वर्टिकल प्लेन है, एक को हम ऐसे फेंक रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u1 देख के, इसका एंगल क्या है, θ1 है सपोज। एक को हम इस डायरेक्शन में घेर रहे हैं u2 और इसके एंगल है θ2। अब देखो इसको अगर हम ऐसे वेलोसिटी देके प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे तो वो क्या होगा, ग्रेविटी के अलॉन्ग मूव करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दोनों पार्टिकल पे क्या लग रही है, जी लग रही है, u1 वाले पे भी जी लग रही है, जिसको हमने u1 स्पीड से फेंका है, और जिसको u2 स्पीड से फेंका है उस पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रही है, ठीक है। इस पर भी दो हैं, दोनों पे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है। तो रिलेटिव अगर निकालेंगे ए की बी के विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन तो क्या आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, जी माइनस जी, तो क्या आ जाएगी, ज़ीरो। यानी कि इन दोनों में आपस में रिलेटिव कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक के ऊपर बैठ के दूसरे की स्पीड क्या बतानी है, ये बताना है कि दूसरा पाथ कैसा फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज ये कोई बस जा रही है, इस बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, यहाँ पे एक और है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। अब इस वाले पर्सन को तो बस की वेलोसिटी कितनी लगेगी, जो पर्सन ए है उसको बस की वेलोसिटी कितनी लगेगी, 10 मीटर पर सेकंड लगेगी, और बी वाला जो है जो यहाँ पे है उसको बस की वेलोसिटी कितनी लगेगी, 5 लगेगी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिलेटिव क्योंकि इनके बीच में क्या आ रही है, 5 मीटर पर सेकंड। तो हमने क्या किया, बी वाले ने क्या किया, कैसे स्पीड निकाली ए वाले की, बी वाले की जो स्पीड थी उसको उल्टा करके ए की स्पीड में जोड़ दिया, 10 माइनस 5 कर दिया, 5 था माइनस 5 कर दिया, उल्टा करके फर्स्ट वाले की स्पीड में जोड़ दिया। तो क्या उसको इसकी स्पीड पता चल गई, बी वाले को जो दूसरे फ्रेम से देख रहा है, दूसरी जगह से बैठ के हम फर्स्ट वाले को देख रहे हैं, तो हमने क्या किया, स्पीड को उल्टा करके फर्स्ट वाले की स्पीड में जोड़ दिया, तो हमें पता चल गया उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है। इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे, ये इंस्टेंट एनालाइज के लिए कंसेप्ट लिया। देखो ये u1 वेलोसिटी के साथ फेंका था θ1, ठीक है। ये सपोज u2 था, ठीक है, जिसको हमने θ2 के साथ प्रोजेक्ट किया था, यहाँ पे एंगल θ2 बन रहा था। तो हम इस वाले u2 वाले यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले का पाथ कैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी वेलोसिटी को उल्टी करके u2 को उल्टा कर दिया, यहाँ पे आ गया,
U2 को उल्टा करके इसके साथ U1 के साथ कंबाइन कर देंगे। अब ये एंगल θ2 था तो ये एंगल भी θ2 होगा, ठीक है। U1 यही था θ1, ये U2 था, θ2 एंगल था, इस वेलोसिटी को हमने उल्टा कर दिया U2 और ये एंगल θ2 होगा। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे U1 और U2 को, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा। हमें क्वेश्चन में स्पीड कैसी दी हुई है, देखो डिफरेंट स्पीड दी हुई है, ठीक है। डिफरेंट स्पीड से वो प्रोजेक्टाइल फेंके हुए हैं। U1 और U2 की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। सपोज U2 ग्रेटर देन U1 है, ठीक है, ये हमने लेट किया है कि U1 ग्रेटर देन U2 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ लाई करेगा, इसके अलोंग UR रिजल्टेंट इस लाइन के अलोंग लाई करेगा, U1 के ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ रिजल्टेंट निकलेगा। तो जब हम दूसरे पॉइंट से बैठ के देख रहे हैं तो हमें ये कहाँ को जाता हुआ लग रहा है, UR की डायरेक्शन में हमें जाता हुआ लगेगा। तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये लाइन कुछ एंगल बना रही है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन क्यों लगेगा, क्योंकि रिलेटिव जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो आ रही थी दोनों के बीच में। रिलेटिव एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो वो जी तो काउंट होगा ही नहीं। अगर जी जो है उसी की वजह से वो पार्टिकल नीचे को आ रहा है, अगर वो जी काउंट नहीं होगा तो ये पार्टिकल कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, तो वो स्ट्रेट लाइन जाएगा। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी, इंक्लाइन टू सम एंगल विद द एक्स एक्सिस, लेकिन वो एंगल ऐसे 90 डिग्री तो नहीं है ना, 90 डिग्री से तो कम ही एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे कौन सा करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग अ कांस्टेंट एंगल 90 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। इज इट क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, U1 cos θ1 इज इक्वल टू U2 cos θ2 हमें दे दिया, ठीक है। अब अगर ऐसा केस हो तो क्या होगा, देखो ये U1 था, ये U1 था, ठीक है। सपोज सेकंड वाला भी हम ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे है, ये U1 है, ये U2 है, ये U1 के साथ जो एंगल बन रहा है वो θ1 है, U2 के साथ जो एंगल बन रहा है θ2 है। तो हमने U2 को क्या किया, ऐसे उल्टा कर लिया, ठीक है। तो अगर हम U2 को उल्टा करेंगे तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, ये U1 आएगा हमारे पास और ये उल्टा होके U2 आ जाएगा हमारे पास। ये एंगल हमारे पास θ1 था तो यहाँ क्या आ जाएगा, U1 cos θ, ठीक है। और ये एंगल हमारे पास θ2 आएगा जिससे U2 इंक्लाइन था, तो यहाँ आएगा U2 cos θ और θ2 यहाँ θ1। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये दोनों इक्वल है, U1 cos θ1 और U2 cos θ2 इक्वल है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बचेगा U1 का U1 साइन θ1 और यहाँ क्या बचेगा U2 साइन θ2, ठीक है। तो कॉस वालों ने तो आपस में कैंसल आउट कर दिया, कौन से बच गया, U1 साइन θ1 और U2 साइन θ2, यानी कि वो जो पार्टिकल है उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कहाँ होगी, वर्टिकल लाइन के अलोंग होगी, U1 साइन θ2 और U2 साइन θ2। यानी कि जो अब हमें पाथ दिखेगा वो कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो देखो ऑप्शन में है कहीं, तो है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आई होप ऑल दिस क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. If you have any problem you can ask me in the comment section
and this video hopefully will be valuable to all of you who are preparing for PGT physics. So please share the video, like and share the video and subscribe the channel. Thank you.